So now we are going to start our today topic. Basically, this topic is about the chemistry basic terminologies that have been used in the chemistry. In the last, we have discussed about the physics, जिसमें हमने कुछ important terminologies पढ़ी थी, energies के बारे में पढ़ा था. Today we discussing the basic terminology of chemistry, and we touch the topic of nature of the aqueous solutions. एक्वस सॉल्यूशंस हमारे पास कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हमारे पास वाटर जो है वो सॉल्वेंट होता है. सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जब हम इसमें डालेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगी. वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? वाटर की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं. यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज को मेंशन किया गया है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट द वाटर इज द पोलैरिटी. पोलैरिटी मीन्स कि वाटर के अगर कभी आप फार्मूला को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, दे फार्मूला इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दैट टू आर बेसिकली पोलर इन नेचर, एंड दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इनकी दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से वाटर जो है वो बेस्ट सॉल्वेंट है, ताकि वो अपने अंदर किसी भी चीज को जो है वो डिसॉल्व कर सके. और बहुत सारे सब्सटेंसेस हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो डिसॉल्व होंगे, और कौन से सब्सटेंसेस जो हैं जो हमें आइंस और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन में भी हेल्प करेंगे. सो एक्वस सोल्यूशन की नेचर ही यही है कि इसमें वाटर जो है दैट इज द बेस्ट एक्वस सोल्यूशन दैट विल बी used जो है वो for the dissolve of different substances. So there is the different types of the aqueous solution. First is the electrolyte solution. अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उस सॉल्यूशन से वो कंडक्ट हो सकती है. हमने गैल्वेनिक सेल के टॉपिक में पढ़ा था, वहाँ पे एक कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइट था, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता था. तो इस किस्म के सॉल्यूशंस जो होते हैं उसमें हमारे पास बेसिकली आइंस प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं. तो इस किस्म के सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस कहते हैं. फिर हमारे पास आते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? जो कि वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं. इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल जिसमें हमारे पास आती है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट. इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे वो डिसॉल्व हो जाएगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बेसिक एसिड है वो भी डिसॉल्व होता है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि इजीली जो है वो सब्सटेंसेस को डिसॉल्व जो है वो कर लेते हैं. नाउ अदर जो है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस. नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का वो किस तरह हम डिफाइन करते हैं? ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते और इसमें आइंस भी प्रोड्यूस नहीं होती. इसकी जस्ट एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में जब आप शुगर वाटर में डालते हैं, सो दैट वी कॉल द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. या अल्कोहल जब वाटर में डालते हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जहाँ पे कोई आइंस जो है वो जनरेट नहीं हो सकते. Now there is the other concept in the solutions which we call the simple precipitation reaction. सिंपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस उस टाइम होते हैं जब दो सॉल्युबल साल्ट, सपोज हमारे पास एक सॉल्युबल साल्ट है, A and B is the one soluble salt, and C and D is the other soluble salts. So when we dissolve these soluble salt in the aqueous solution, they react with each other, and they how they react: A react with D and B react with the C. So A and D make the soluble salt. ये soluble salt बना लेंगे, जबकि C and B जो है वो insoluble form में जो है वो solution में present होंगे, और इस किस्म के product को हम precipitate कहते हैं. ठीक है, जब कोई प्रोडक्ट हमारे पास इनसॉल्युबल फॉर्म में रह जाता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस किस्म के रिएक्शन को हम सिंपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे. सो वी डिस्कस दिस विद एग्जाम्पल. यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है. यहाँ पे हमारे पास बताया गया है कि यहाँ पे रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास एक सॉल्युबल साल्ट है. जब वो रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड एज वी डिस्कस प्रीवियस इज आल्सो द soluble salt. How it will react? The silver will react with the chlorine. ठीक है, ये जो रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, एंड सोडियम रिएक्ट विद द NO3. तो हमारे पास ये इनकी जो प्रोडक्ट जनरेट होगा दैट विल जनरेट द सिल्वर क्लोराइड.
अब सिल्वर क्लोराइड जो है ये हमारे पास इनसॉल्युबल है, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में जो है वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो है वो होगा और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, इसको हम रिमूव आउट कर सकते हैं। तो इस किस्म के जो रिएक्शन होते हैं उसको हम सिंपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस आते हैं जिसमें एसिड एंड बेस का स्पेशल रोल होता है किसी भी रिएक्शंस में। एसिड्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? एसिड्स वो होते हैं जो कि हाइड्रोजन आइंस को प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। मतलब जब भी हम एसिड्स को वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आइंस वाटर में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बेसिस जब भी वाटर में डाली जाएंगी तो हाइड्रो ऑक्साइड आइंस जो हैं वाटर में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो एसिड एंड बेस रिएक्शन थी इसको हम अर्हेनियस कहते हैं। अर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने बेसिकली एसिड एंड बेस के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरह से एसिड एंड बेस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं। एक और साइंटिस्ट था जिसको हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी डेफिनेशन कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इस जो स्टेप था उसको इस तरह डिफाइन किया था कि एसिड्स हमेशा प्रोटॉन्स डोनेट करते हैं। प्रोटॉन्स का मतलब हाइड्रोजन आइंस हो गया, ये जहाँ जब भी होंगे तो ये हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो वाटर में देंगे, जबकि बेसिस जो हैं वो इन हाइड्रोजन आइन को एक्सेप्ट करने वाली होंगी। तो उन्होंने ब्रॉन्स्टेड लॉरी डेफिनेशन ने इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया कि किस तरह से एसिड बेस रिएक्शंस जो हैं वो किसी भी सॉल्यूशंस में एक्वस सॉल्यूशंस में रिएक्ट करते हैं। ओके, नाउ देयर इज द एग्जाम्पल ऑफ द एसिड एंड बेस कि किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द बेस्ट एसिड जो कि बहुत अच्छा डिजोल्व हो जाता है वाटर में। अब ये क्या करता है, ये अपना एक जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन प्लस आइन है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को डोनेट करेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन आइन हाइड्रो ऑक्साइड आइन के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास ये जो सोडियम क्लोराइड है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो हमारे पास एक फुल बैलेंस रिएक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगा एसिड एंड बेस का, कि किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन प्लस आइन डोनेट हुए हैं। जो हाइड्रोजन प्लस आइन डोनेट करता है तो उसको हम एसिड कहेंगे। सपोज दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि हाइड्रोजन प्लस आइन को डोनेट कर रहा है इन द रिएक्शन। नाउ इन द अगेन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए समझना जरूरी है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को दोबारा से सुन लें, हमने गैल्वानिक सेल में भी डिस्कस की थी कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शंस में जो है वो माइनस कंडीशन में होंगे, मीन दे हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन क्या होंगे, जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, सो दे हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द टू कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर इसका डिफरेंशिएशन आ गया एग्जाम में कि राइट द डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन, सो यू मस्ट नो दैट ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द रिडक्शन इज द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इस पे कौन से चार्ज होते हैं ये भी आप लोग को जो है वो क्लियर होना चाहिए। नाउ किस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है, दिस इज विद एग्जांपल। बहुत इजी एग्जांपल है ये, सिर्फ आप लोग के समझने के लिए। आप लोग यही रिएक्शंस अपने एग्जाम में लिखें कि किस तरह से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है। इस रिएक्शन में हमारे पास जो जिंक है, जिंक ने हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस किया है। टू इलेक्ट्रॉन्स, जिंक के पास दो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये जब कॉपर सल्फेट, अब कॉपर के पास क्या था, कॉपर के पास प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ गए हैं। सपोज जिंक की हमारे पास रिडक्शन हो गई है, ठीक है, सॉरी, जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई है और कॉपर सल्फेट की रिडक्शन हो गई है। और इसने हमारे पास क्या बनाया है, जिंक सल्फेट बनाया है और हमारे पास कॉपर मेटल जो है इन द रिएक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज मोस्ट इजी बिकॉज दिस रिएक्शन इज आल्सो अवेलेबल इन 9th-10th क्लास। और आप लोग की, अगर आप लोगों ने साइंस का सब्जेक्ट चूज किया होगा तो इसमें ये रिएक्शंस प्रेजेंट थे उनके खास चैप्टर में, केमिस्ट्री के चैप्टर में। और यही रिएक्शन अभी दोबारा से जो है हम रिवाइज कर रहे हैं कि किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और आपने रिडॉक्स रिएक्शन के लिए अपने कॉन्सेप्ट को किस तरह क्लियर करना है, आप इसके अलावा कोई और रिएक्शन भी लिख सकते हैं जो आपको इजीली समझ आ जाए कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है
और रिएक्शन में रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। नाउ दिस इज द जर्नल कॉन्सेप्ट इन द केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे हमने एक थ्योरी डिस्कस की थी जिसको हम एरहेनियस थ्योरी कहते थे, जो बेसिक एसिड एंड बेस पे जो है वो वर्क कर रही थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि अरहेनियस थ्योरी जो है, जो एसिड एंड बेस की है, वो बेसिकली एसिड्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं। एथेनियस थ्योरी साइंटिस्ट था, उसने एसिड्स को डिफाइन किया था कि एसिड्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी हम इस किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे और ये इजीली वाटर में डिसॉल्व होंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जैसे ही आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी भी सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहेंगे कि they solvent are acidic in nature because they contain the large amount of hydrogen plus ions. सेकेंड, एरहेनियस थ्योरी ने बेसिस को किस तरह डिफाइन किया, वो सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रो ऑक्साइड आइंस को जब वाटर में डिसॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब भी हम वाटर में डालेंगे, दे प्रोड्यूस द हाइड्रो ऑक्साइड आइन। सो दैट्स व्हाई वी कैटेगराइज द सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेसिस इन द सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अगेन एसिड्स हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड हमारे पास वो प्रोटॉन होते हैं जो कि डोनेट करते हैं हाइड्रोजन प्लस आइंस को, और हमारे पास बेस वो होते हैं जो हाइड्रोजन माइनस आइंस को गेन करते हैं। अब यहाँ पे एक पीएच स्केल है जो कि जो है डिफाइन करता है कि कौन से लॉगरिथमिक स्केल पे हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा सॉल्वेंट जो है वो एसिडिक है और बेसिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 7 तक, यहाँ पे जितने भी बिलो द 7 जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे पास एसिडिक इन नेचर होंगे। मतलब अगर हम लेटस पेपर को किसी भी सॉल्वेंट में डालेंगे और वो 0 to 7 के अंदर हमें कोई भी फिगर देगा तो वो हम कहेंगे कि वो सॉल्वेंट एसिडिक इन नेचर है। देन इफ द सॉल्वेंट इज न्यूट्रल, सो इट विल ऑब्जर्व द 7 पे आके वो जो है वो हमें इंडिकेशन देगा। एंड अबाउट द 7 देयर विल बी द अल्कलाइन सॉल्यूशन, मीन इट इज द बेसिक और basis containing the basis in the solvent solution. Now its range from 0 to 14. Here we observe that pH is the neutral, and the neutral mean that the water is the pure one. जब वाटर प्योर होगा तो आपका जो लेटमस पेपर का स्केल होगा, लॉगरिथमिक स्केल, वो 7 शो करेगा। इट्स मीन दैट द वाटर इज द प्योर इन नेचर। Again, the pH below the 7 is the acidic, and pH above the 7 is the basic, which is the alkaline solution in the pH scale. Now we define the strong versus weak acid and base. हम किस तरह से strong acids को define करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये होता है कि जैसे ही हम एसिड्स को वाटर में डालते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। इट्स मीन ये अपने जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो डोनेट कर देते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्रोटॉन्स हाइड्रोजन प्लस आइन जैसे ही वाटर में डाला जाएगा तो ये अपने जितने भी हाइड्रोजन आइन है वो डोनेट कर देगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बहुत सारी एग्जांपल हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 जो जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। दिस इज द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट वी डिफाइन देम एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो है वो कहेंगे। देन वीक एसिड्स कौन से होते हैं। वीक एसिड्स वो होते हैं जो कि वाटर के अंदर पार्शली आयनाइज्ड होते हैं। पार्शली मींस दे ओनली डोनेट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्रोटॉन्स। बहुत कम अमाउंट में प्रोटॉन्स को जो है ये आगे की तरफ डोनेट करते हैं, उसको हम वीक एसिड्स कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि CH3COOH विच इज द एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड जो है वो उसकी एग्जांपल है। एंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इट्स मीन दीज टू एसिड्स व्हेन वी डिसॉल्व इन द वाटर दे डोनेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रोटॉन्स। बहुत कम अमाउंट में जो है ये प्रोटॉन्स को जो है वो डोनेट करेंगे। नाउ वी डिस्कसिंग द स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं जो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे और हाइड्रो ऑक्साइड आइन कर देंगे। जैसे कि हम लास्ट डिस्कस किया था कि दे आल्सो डिसोसिएट एंड प्रोड्यूस द हाइड्रो ऑक्साइड आइंस। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस, and potassium hydroxide. These two are the strong bases that dissolve in the water and produce the hydroxide ions.
while the weak bases that partially dissociate in the water and they produce the hydroxide ion, for example, ammonia NH3 when dissolved in the water, it partially जो है hydroxide ions produce करेंगे. Na2CO3, which we call the sodium carbonate, they also dissociate, partially dissociate and produce the hydroxide ion when they react in the aqueous solution. Now, here the three theories describing the acids and base. जो बहुत पुरानी थ्योरी जो है यहाँ पे डिस्कस की गई है, वो हमारे पास अर्हेनियस मॉडल 1884 में कहा गया था कि एसिड्स जो है H3 को डिसॉल्व करते हैं, बेसिस OH माइनस करती हैं. जबकि हमारे पास जो रिसेंट थ्योरी आई थी, ब्रॉन्स्टन ल्यूरी थ्योरी, उसने कहा था कि एसिड्स हमेशा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे और बेसिस जो है वो लिक्विड गैसेस को जो है वो टेक करेंगे. Then the modern theory was Lewis acid and base model in 1938, which described that acid accept the electrons. Acid हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे and bases जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्वस सॉल्यूशंस. ठीक है. अब एक्वस सॉल्यूशंस में इन दोनों थ्योरीज को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स. अर्हेनियस थ्योरी जो है हमेशा ये बताती है कि हाइड्रोजन आइंस जैसे ही एसिड्स आएंगे तो हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस होंगे, जबकि ब्रॉन्स्टन ल्यूरी थ्योरी कहती थी कि एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करने वाले होते हैं. इसके अलावा बेसिस की जो फीचर था, अर्हेनियस थ्योरी ये कह रही थी कि हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है ये हमेशा प्रोड्यूस होते हैं, और ब्रॉन्स्टन थ्योरी कहती थी कि ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने वाले होंगे. ओके, स्कोप की बात करें तो ये हमारे पास अर्हेनियस थ्योरी सिर्फ लिमिटेड एक्वस सॉल्यूशंस के लिए ये थ्योरी जो थी वो लिमिटेड थी, जबकि ब्रॉन्स्टन थ्योरी जो थी ये एप्लीकेबल थी एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट के साथ अगर एसिड एंड बेस ने रिएक्ट करना हो तो ये थ्योरी जो है उसके लिए सुटेबल थी. सो नाउ टुडे टॉपिक इज ऑल अबाउट योर जो था आपकी जितनी भी अर्हेनियस थ्योरी हैं और जितनी भी जो है एसिड्स एंड बेस हैं उस पर डिपेंड